Hello everyone. We are reading the chapter 3 of civics. The name of the chapter is How the State Government Works. तो स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है उसमें हमने अभी तक जाना था हु आर एमएलएज और एमएलए कौन होते हैं, किस तरह से वो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं। एमएलए की फुल फॉर्म हमने कल की थी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब जो है ये एमएलए किस तरह से मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो हम देखेंगे इस पार्ट में। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स? A political party whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. तो इसमें लिखा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलए आधे से ज़्यादा सीट्स, आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ किसी भी स्टेट की जीत जाएं तो उनको हम मेजॉरिटी पार्टी बोलते हैं। इसके कहने का मतलब ये है, मान लो कि एक राज्य में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, 10 नहीं है वैसे किसी में भी, अगर एक राज्य में 10 भागों में हमने उसको बांटा। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या होती हैं पहले ये समझो। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं किसी भी स्टेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना और उन डिवाइडेड पार्ट्स में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। तो उस एक पार्ट को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। तो ये आपको मैप में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश का मैप है आपके सामने, तो इस मैप में बहुत सारे नंबर्स डले हुए हैं। ये हर एक नंबर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ पर भी ये नंबर लिखे हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है। और जब इलेक्शन होते हैं तो वोटर्स के नंबर्स के हिसाब से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है। तो उसी एक पार्ट को कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं और बहुत सारी हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में से एक मेंबर चुना जाता है। तो अगर इतनी सारी हैं, ये हिमाचल प्रदेश में 68 हैं, तो 68 एमएलएज चुने जाएंगे वहाँ से, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में से एक एमएलए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 68 के 68 एमएलएज जो हैं वो एक ही पार्टी में से हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। वो अलग अलग पार्टीज़ में से भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी के 40 एमएलएज जीत जाएं और बाकी रिमेनिंग जो एमएलएज हैं वो अलग अलग पार्टी से हों, ऐसा हो सकता है। तो एक पार्टी जिसके एमएलएज आधे से ज़्यादा जीतेंगे उस पार्टी को रूलिंग पार्टी कहा जाएगा या पार्टी इन मेजॉरिटी बोला जाएगा। और रूलिंग पार्टी ही गवर्नमेंट बनाती है। और जो बाकी जो मेंबर्स जीते हैं बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, उन मेंबर्स को ऑपोजिशन बोला जाएगा। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल द अदर मेंबर आर कॉल्ड ऑपोजिशन। और दूसरे मेंबर्स को क्या बोला जाएगा? ऑपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अगर हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ पर 68 एमएलएज कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, यानी 68 एमएलएज वहाँ से चुने जाते हैं। तो अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं पता करें ज़रा। तो हरियाणा में टोटल 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। अगर आप और हरियाणा में कितने एमएलएज चुने जाएंगे, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के हिसाब से हरियाणा में 90 ही एमएलए चुने जाते हैं। कैंडिडेट फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन the 2017 assembly election and became the MLAs since the total number of MLAs in legislative assembly is 68। तो इसमें असेंबली इलेक्शंस की बात हो रही है और इसमें बताया गया है कि टोटल 68 MLAs जो हैं वो चुने गए। अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू मोर देन 34 MLA इन ऑर्डर टू गेन मेजॉरिटी। अब इसका हाफ कितना होगा 68 का? 34। तो एक पार्टी को मेजॉरिटी में आने के लिए कम से कम 34 एमएलएज चाहिए। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विद 44 एमएलएज हैड द मेजॉरिटी। तो इसमें बताया गया है कि 2017 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के 44 एमएलएज जो हैं वो जीते थे। तो इसीलिए ये पार्टी क्या होगी? पार्टी इन मेजॉरिटी। इट बिकेम द रूलिंग पार्टी। और यही क्या होगी? रूलिंग पार्टी। मैंने आपको बताया था जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है, जिसके एमएलएज की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, उसी पार्टी को हम रूलिंग पार्टी भी बोलेंगे। ऑल अदर एमएलए बिकेम द ऑपोजिशन। और दूसरे एमएलए क्या बनेंगे? ऑपोजिशन।
इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द ऑपोजिशन पार्टी। अब सेकंड नंबर पे क्योंकि कांग्रेस थी तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या हो गई, ऑपोजिशन पार्टी। सिंस इट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर BJP, यही बताना चाह रहा है कि नेशनल कांग्रेस के जो MLAs की संख्या थी BJP के बाद सबसे ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा तो BJP के थे, इसीलिए उसको रूलिंग पार्टी बोला गया। उसके बाद जो है किस पार्टी के MLA सबसे ज़्यादा जीते, कांग्रेस के, और उसको ऑपोजिशन बोला गया। अमंग द ऑपोजिशन वर अदर पार्टीज़। अब ऑपोजिशन में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं थी, दूसरी पार्टीज़ भी थी, इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। और कई तो ऐसे थे जिनकी कोई पार्टी नहीं थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, यानी वो किसी पार्टी में शामिल नहीं थे लेकिन वो इलेक्शन में खड़े हुए थे और जीत गए थे। उसके बाद है आफ्टर द इलेक्शन द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर। अब हमने कंसंट्रेट करना है रूलिंग पार्टी पे, यानी जिस पार्टी के MLAs सबसे ज़्यादा थे उसको पार्टी इन मेजॉरिटी और रूलिंग पार्टी बोलेंगे। और जो रूलिंग पार्टी होती है वही गवर्नमेंट बनाती है, उसी के जो लीडर्स होते हैं, उसी के जो MLAs होते हैं वो क्या बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं। इन केस द BJP MLAs चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर। अब जो भी रूलिंग पार्टी का लीडर होता है वो कौन बनता है, CM। वो किसी को भी अपनी पार्टी का लीडर जो है इलेक्ट कर सकते हैं। जो भी जीते हुए मेंबर है रूलिंग पार्टी के, वो अपने में से किसी को भी अपना लीडर बना देंगे और वो लीडर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर। और यहाँ पर कौन बने थे, श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर। ये 2017 की बात चल रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश की ये जो भी हुआ इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश का है। और यहाँ पर 2017 के इलेक्शन में श्री जयराम ठाकुर जो है रूलिंग पार्टी के लीडर बने और उसके बाद चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद वो अपने में से देखते हैं रूलिंग पार्टी के मेंबर्स कि हम में से लीडर कौन बनेगा। उसके बाद लीडर बनने के बाद वो जो लीडर है वो अपने आगे मिनिस्टर्स को चुनता है कि मैं किसको कौन सा डिपार्टमेंट दूंगा और कौन कौन मिनिस्टर होगा इनमें से। चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर्स आफ्टर द इलेक्शन। इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। अब एक और पर्सन होता है सरकार में, उसका जो पोजीशन है वो क्या होता है, गवर्नर। तो गवर्नर जो है वो शपथ दिलाता है किसको, मिनिस्टर्स को और चीफ मिनिस्टर को। यानी सरकार जिस भी पार्टी की बनी है उनको शपथ कौन दिलाएगा, उनको उनकी पोस्ट जो है कौन देगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़। अब हमने सुना होगा कृषि मंत्री होते हैं, परिवहन मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, हमने सुना है ये सब। तो ये सब क्या कर रहे होते हैं, ये सब अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे होते हैं। जो भी डिपार्टमेंट इनको दिया जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं मिनिस्टर्स पर होती है। और ये सभी मिनिस्टर जो हैं रूलिंग पार्टी के MLA बनते हैं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, सबके सेपरेट ऑफिसेज होते हैं। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द ऑपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने आपको बताया था MLA क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, इसमें सभी जीते हुए MLAs बैठकर डिस्कशन करते हैं। जीते हुए रूलिंग पार्टी के MLAs भी इसमें बैठेंगे और ऑपोजिशन के MLAs भी इसमें बैठेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली। हैंस सम MLAs have dual responsibility, one as an MLA and other as ministers। अब जो MLAs इनमें से मिनिस्टर बन गए हैं तो उनको तो दो पोस्ट मिल गई, एक तो वो MLA बने और दूसरा वो मिनिस्टर भी बन गए। तो उनको ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। उनको अगर मान लो कोई स्वास्थ्य मंत्री बना है तो उसे पूरे राज्य का स्वास्थ्य भी देखना है और जहाँ से वो MLA इलेक्ट हुए हैं उसको उस जगह का विकास भी देखना है, डेवलपमेंट भी देखनी है। जहाँ से मान लो कोई अम्बाला से इलेक्ट हुआ है या कोई पानीपत से इलेक्ट हुआ है तो वो पर्टिकुलर एरिया में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी वही MLA देखेगा। प्लस
पूरे राज्य में, पूरे हरियाणा में अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वही व्यक्ति देखेंगे। तो आगे जो है हम फर्दर इसके बारे में स्टडी करेंगे। और अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, डिबेट कैसे होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय। होपफुली आपने अच्छे से सुना होगा मुझे।